खबर से करते हैं। एसडीएम को जो थप्पड़ मारने का मामला है उसमें मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त गृह राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जानकारी देंगे अभी तक की जो भी अपडेट्स हैं। किरोड़ीलाल मीणा, आपको बता दें कि आवास पर इससे पहले भी पहुंचे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 दिन पहले की गई थी और अभी ये तस्वीरें आई हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं जवाहर सिंह बेढम जो कि गृह राज्य मंत्री हैं प्रदेश के, उनसे मुलाकात करने के लिए एसडीएम थप्पड़ कांड के मामले को लेकर अभी यहां पहुंचे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अपडेट आ रही है। नरेश मीणा अभी न्यायिक हिरासत में हैं, दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थन में कहिए या फिर गांव वालों के समर्थन में कहिए, लोगों की तरफ से आवाज भी उठाई जा रही है कि जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए, उनके खिलाफ जो केस बनाए गए हैं और बाकी जो नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा दिया जाए। इनके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, कई डेवलपमेंट हैं, क्योंकि आरएस एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ मांगों को रखा गया था। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपस में इनपुट शेयर करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा जवाहर सिंह बेढम के आवास पर पहुंचे हैं। चर्चा करेंगे, स्वागत करने के लिए खुद दरवाजे पर आए जवाहर सिंह बेढम मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का, और इस दौरान दोनों आवास में अब बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देखिए, और भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये कि अंदर की ये तस्वीरें हैं, यहां पर आवास में जवाहर सिंह बेढम के पहुंचे हैं किरोड़ीलाल मीणा, बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान बैठक होगी, बातचीत होगी और बातचीत के दौरान ये जो एसडीएम थप्पड़ कांड मामला है इसको लेकर बातचीत कुछ लोगों को अपने साथ भी लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन तस्वीरों में। सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान तस्वीरों को देखकर। और इस बीच उपचुनाव को लेकर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बड़ा बयान दिया है। उपचुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यह बात कही है। भजनलाल सरकार की योजनाओं से प्रदेश की जनता प्रभावित है, फायदा पहुंच रहा है। उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने अलग दावे कर रही है, कांग्रेस वहीं इन उपचुनावों के ऊपर अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मंत्री जवाहर सिंह बेढम साहब। सर, आपके पास खासकर रामगढ़ और दौसा की जिम्मेदारी थी, क्या कुछ कहेंगे सर? राजस्थान की 7 जो सीटों के ऊपर उपचुनाव है वहां की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे राजस्थान में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सब अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर का मत ये है कि हम राजस्थान के जो 7 उपचुनाव हुए उनमें 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दुर्भाग्यवश एक आध सीट कहीं हम माइनस करते हैं तो कांग्रेस का उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। पिछले 11 महीने का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कार्यकाल है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जो उनका विजन है, उन सबसे प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। रामगढ़ और दौसा की बात करूं या देवली नियारा की बात करूं या अन्य सीटों की बात करूं, सब जगह लोगों का एक ही मत था कि हाँ, अब सुशासन देने वाली सरकार आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास गति पकड़ा है। कांग्रेस के राज में जो नेताओं में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थितियां रहती थी, कुर्सी की लड़ाई उसमें लड़ी जाती थी, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था। आज आम जन के हितों में निर्णय हो रहे हैं। ईआरसीपी के निर्णय को देखिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय देखिए, चाहे पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रहार देखिए, चाहे संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जो राजस्थान की सरकार ने प्रहार किया है, पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है और माफिया और अपराध करने वाले लोग बिलों में छुप रहे हैं या सलाखों के पीछे हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए अपनी कार्रवाइयां कर रही है। 23 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे।
उससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने नए जिलों के गठन को लेकर कहा कि राज्य सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द ही फैसला लेगी। नवंबर यानी कल भजनलाल कैबिनेट की अहम जो बैठक है वो होने जा रही है। इस बैठक के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट, एसआई भर्ती परीक्षा या फिर बात की जाए नए जिलों का जो है अस्तित्व को लेकर इस बैठक के अंदर अहम निर्णय होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब। सर, ये जो अहम बैठक होने जा रही है उसमें कई अहम निर्णय होंगे। एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर भी जो सरकार है वो लगातार फीडबैक जुटाया है। किस तरीके की इस बैठक में जो चर्चा हो सकती है? देखिए, जहां तक कल की कैबिनेट की बैठक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में होने वाली है, उसका एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है। पर कैबिनेट की बैठक होती है तो कोई न कोई महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य होते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय होने के बाद ही तुरंत पीसी के मार्फत आपको इतला दी जाती है, आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है और राजस्थान की आवाम के समक्ष भी जो भी निर्णय है उसको रखा जाता है। अभी राजस्थान में 2-4 ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा आपने अभी जिक्र किया। ऐसा ही भर्ती वाला विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी किसी व्यक्ति ने याचिका दायर की है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश और निर्देश भी पारित किए हैं, उसकी सुनवाई चल रही है। हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो समीक्षा थी, वो हमने हमारी तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने सभी पक्षों के संबंध में सभी पहलुओं को समीक्षा की होगी और इस संबंध में सरकार निर्णय लेगी। परंतु चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है और एक आदेश भी पारित हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में इससे अधिक इस संबंध में अभी इस स्टेज पर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है, आदेश पारित कर दिया है। तो हमको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश पारित होने तक इस संबंध में थोड़े निर्णय को या अपना जो भी कार्य होना है उसमें विराम देना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अंतिम रूप से क्या आदेश पारित कर दिए। शाहपुरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जहाजपुर बेवाण मामले में अपडेट आ रही है। 6 दिन से जहाजपुर बाजार पूरी तरह से बंद है। बाजार बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम जरूरतों की चीजें वो नहीं खरीद पा रहे हैं और हिंदू संगठन और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी है, कोई बात नहीं बन पाई है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले में अब तक 22 लोग वैसे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए बाजार बंद है, शटर डाउन है, लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है, व्यापारियों को काम का नुकसान हो रहा है, लोगों को भी नुकसान हो रहा है कि वो जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं निकल पा रहे हैं, जरूरी सामान की किल्लत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आवाजाही भी काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। गिरफ्तारी भले हुई है, लेकिन अभी गतिरोध और जो बात सहमति बननी है वो नहीं बन पाई। झालावाड़ की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराब की दुकान पर फायरिंग के मामले में बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। बस स्टैंड इलाके में बदमाशों की पैदल परेड कराई गई है। बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की थी। अवैध चौथ वसूली के लिए यह फायरिंग की गई थी। अब पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें देखिए, ये असहाय लंगड़ाते हुए बदमाश आप देख सकते हैं। शराब की दुकान पर फायरिंग मामला ये सामने आया था। शराब की दुकान पर फायरिंग की गई थी। बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। बस स्टैंड इलाके में बीच सड़क पर लोगों के सामने इन बदमाशों को टहलाया गया। सड़क पर टहलाते हुए संदेश दिया गया कि ये बदमाश कितना भी रौब दिखाते रहे हो, लेकिन अब जब चंगुल में पुलिस के फंस चुके हैं तो इनकी हेकड़ी निकल चुकी है। किस तरीके से बदमाशों की परेड कराते हुए लोगों के अंदर विश्वास कायम किया गया कि पुलिस से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस कानून की रक्षा करती है। कानून तोड़ने वालों को इस तरह से कानून हाथ में लेने का कोई हक अधिकार नहीं है। फायरिंग की गई थी शराब के
दुकान पर इन बदमाशों की तरफ से। अब ये धरे जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। अब इनके साथ ये सलूक पुलिस की तरफ से किया गया है। बाड़मेर की खबर बताते हैं। यहां पर हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी में रील बनाई गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच गुड़ामाला ने डीएसपी को सौंपी है। अवैध बजरी खनन माफिया से जुड़ी है रील अवैध बजरी माफिया से जुड़ी है। ये रील देखिए आप, बाड़मेर की ये महत्वपूर्ण खबर। हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी में भाई साहब ने रील बनाई। अब ये हाईवे पर पेट्रोल करने वाली गाड़ी का अपना दायरा होता है, अपनी ड्यूटी होती है। ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस का वाहन है, हाईवे पर पेट्रोल करता है। लोगों की जो दिक्कत होती है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। इस पेट्रोल गाड़ी में जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो वो देखा जाता है, कहीं किसी तरह की लूटपाट किसी यात्री के साथ ना हो जाए, सड़क पर चलने वालों की उसका ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन आप देखिए ये रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल की। भीलवाड़ा की खबर आपको बताते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये 3 लाइन की खबर आपको हम अब ज्यादा विस्तार से बताते हैं। पहली लाइन यह है कि भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। दूसरी यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जेसीबी की टीम की तरफ से कैसे ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को किया जा रहा है। लगातार जाम की दिक्कत होती थी, सड़कों पर वाहन इधर उधर खड़े कर दिए जाते थे। दुकानदार जो दायरा है तय अपनी दुकान से बाहर तक अतिक्रमण इनकी तरफ से किया गया था। नगर निगम की टीम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कोटपुतली की बड़ी खबर बताते हैं आपको। यहां पर सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। बीडीएम जिला अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में चोरी की गई। मेल नर्स के क्वार्टर से सोने की चेन की चोरी की गई। चोरों ने नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया था और सीसीटीवी में ये चोरों की तस्वीर कैद हुई है। चोर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है। समझ सकते हैं ये हेलमेट इसलिए नहीं पहना कि इनका चालान कट जाएगा अगर ट्रैफिक पुलिस देख रही। ये हेलमेट इसलिए पहना है कि इनकी पहचान ना हो पाए। कोटपुतली की खबर है, सीसीटीवी में कैद हो चुकी है इनकी वारदात, लेकिन कद काठी इनकी साफ तौर पर पता चल गया है। इनके इसी वीडियो और फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। बीडीएम जिला अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में चोरी की वारदात की गई है। मेल नर्स के क्वार्टर से सोने की चेन की चोरी माना जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि हेलमेट वैसे तो कई लोग तो दोपहिया वाहन पर भी नहीं पहनते हैं, लेकिन ये दोनों जिस तरीके से घर पर अंदर एंटर हो रहे हैं, सोसाइटी में अंदर एंटर हो रहे हैं, स्टाफ क्वार्टर्स पे अंदर जा रहे हैं सीढ़ियों पर हेलमेट पहनते हुए, ये शक इन्हीं पर जा रहा है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। नीमराना स्थित रैफल्स विश्वविद्यालय का मामला है। कल आपको बताया था इस मामले के बारे में। अब इस पर अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। नीमराना स्थित रैफल्स विश्वविद्यालय का मामला। सोमवार को छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में एक छात्र की मारपीट से मौत हो गई थी। मारपीट के बाद छात्र के परिजन धरने पर बैठ गए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। तीनों टीमें हरियाणा में दबिश भी दे रही हैं। मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है, क्योंकि कल गतिरोध बना हुआ था। परिजनों की तस्वीर आप कल की देख सकते हैं। जब ये खबर सामने आई थी, परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेकिन फिलहाल एक व्यक्ति को, एक आरोपी छात्र को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। सिरोही जिले में एक पिता ने अपने ही बेटे से खुद की जान बचाने की गुहार लगाई। बरलूट गांव निवासी मोहन पुरोहित ने 2 साल पहले अपने बेटे से परेशान होकर उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था, जिससे नाराज होकर बेटे ने अपने ही पिता को सिरोही पुलिस अधीक्षक बनकर फोन पर धमकाया। इसके बाद पिता ने पुलिस की शरण ली और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जान बचाने की गुहार लगाई। मगर उसका व्यवहार सही नहीं है। चोरियां करना, ये करना, वो करना, नशे पते करना करके उसको मैंने परेशान हो गए। उसकी बहुत कंप्लेनें आती थी, तो मैं परेशान हो गए उसको मैंने 1.5 साल पहले बेदखल कर दिया घर से। मैंने शादी की, उसने वो शादी भी तोड़ दी। उसकी मर्जी से कोई दूसरी शादी की है उसने, वो जाने और उसका काम जाने। 1.5 साल पहले से मेरा उसका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन कोई अलग अलग नंबरों से मुझे धमकाया जाता है। मुझे कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसलिए मैं उससे परेशान हूँ और मुझे इससे खतरा है। मैंने कई कार्रवाई की, मगर मुझे कोई उसका अभी तक न्याय नहीं मिला। श्री गंगानगर समेत उत्तर भारत में स्मॉग की वजह से बढ़े वायु प्रदूषण से बचाव के लिए अब एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल का चलन बढ़ा है। खासतौर से बुजुर्ग
हृदय रोग और अस्थमा पीड़ित मरीजों के लिए एयर प्यूरिफायर खासा मददगार साबित होता है। हालांकि एयर प्यूरिफायर के दाम बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्यूरीफायर नाम से एक चीज़ होती है जिसके बारे में हम इस एरिया के लोग जो हैं बड़े अनभिज्ञ थे। दिल्ली जैसे वातावरण प्रदूषित शहरों के अंदर तो उस एयर प्यूरीफायर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। घरों में, कार के अंदर लोग बाग उसको यूज़ किया करते थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब भी बढ़ता है तो उसमें जो संपन्न लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते थे। अब गंगानगर के अंदर भी उस एयर प्यूरीफायर की डिग्री जो है वो डे बाय डे जो है ना इंक्रीज होती जा रही। लोग बाग इस बारे में अवेयर हो रहे हैं। कोटा की खबर बताते हैं, जहां पर आरपुरम इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके एक युवक की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया है। मृतक युवक 21 वर्षीय अरुण मेहरा आवली रोजड़ी का निवासी था और अपने पिता के साथ मजदूरी करता था। नाबालिग बालकों और मृतक के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। पिछले दिनों नाबालिग बालकों ने धोखे से बुलाकर अपने साथ सुनसान जगह ले जाकर चाकू से वार कर हत्या कर दी। अरुण के शरीर पर, अरुण वही मृतक, नाम अभी बता रहे हैं आपको इसका, अरुण के शरीर पर 10 से 12 घाव थे, उसकी मृत्यु हो गई। जयपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नाम बदला गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। इंदिरा महिला शक्ति के नाम से संचालित योजनाओं का नाम बदला गया है। अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, कालीबाई भील महिला संबल योजना और पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना नाम परिवर्तन किया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नाम बदला गया है। जी हां, जो प्रदेश सरकार में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा योजनाएं संचालित थीं, उनका नाम बदला है। सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंदिरा महिला शक्ति के नाम से संचालित योजनाओं का नाम बदला है। अब जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना रहेगी। टोंक से बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी है। बीसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। 256 गांव के किसानों को फायदा होगा इससे। 81,800 हेक्टेयर जमीन में इस पानी से सिंचाई हो पाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में पानी छोड़ने को लेकर बैठक हुई है। कलेक्टर और किसान बैठक में मौजूद थे। बीसलपुर बांध परियोजना के SEVS सागर भी मौजूद थे। तो लगातार टोंक वासियों की शिकायत रहती है, बीसलपुर का बांध पानी पिलाता है राजस्थान को, लेकिन वहां के लोग सिंचाई और पीने के पानी की किल्लत की मार झेलते हैं। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कलेक्टर और किसान इस बैठक में मौजूद थे। 81,800 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए बीसलपुर बांध का पानी छोड़ा जाएगा। 256 गांव के किसानों को इससे फायदा होगा। जो सब्जियों के दाम आपके हमारे घरों का बजट बिगाड़ रहे थे, अब राहत की खबर है। 70 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जियां अब थोड़ी सस्ती हो गई, 20 से 40 रुपए किलो के करीब पहुंच गई हैं। जो टमाटर 100 रुपए किलो बाजार में बिकने के साथ ही सब्जियों का जायका बिगाड़ रहे थे, अब वही टमाटर 30 से 40 रुपए किलो में बिक रहा है। गोभी भी सस्ती हो गई है, भिंडी भी सस्ती हो गई है, बाकी ये देखिए गाजर भी सस्ती हो गई। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया सब्जी मंडी का। कुछ दिनों पहले जो महंगाई थी वो कैसे कम हुई है, आइए आपको ये दिखाते हैं। हरी सब्जियों ने लोगों का दम निकाल रखा था, लोगों के घर का बजट बिगाड़ रखा था, लेकिन अब हरी सब्जियों के दाम जमीन पर आ गए हैं। कोटा की होलसेल सब्जी मंडी में हम खड़े हैं और सभी सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए हैं और कह सकते हैं कि 20 से 30 रुपए किलो के बीच लगभग सभी हरी सब्जियां बिक रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि टमाटर जो अब से 15 दिन पहले 100 रुपए किलो तक बिक रहा था, वो अब 30 से 40 रुपए किलो के भाव पर आ गया है। फिलहाल आप देखेंगे कि लगभग इस सब्जी मंडी में कोटा के हर हिस्से से जो लोग हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। काफ़ी गिरावट आ चुकी है, पहले की अपेक्षा माल ज़्यादा आने लगा है और
बाहर ये कुछ कोचिंग वगैरह से फर्क पड़ा है। कोचिंग संस्था वगैरह अभी बच्चे कम आए, इस वजह से बहुत गिरावट आ गई है। मूली बहुत सस्ती हो रही है, वापस बाजार डाउन हो गया है सब्जियों का, पहले बहुत आसमान तक। क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, फसल डबल है और किसान माल खूब आ रहा है यहाँ और मंडियों से। राजस्थान की मंडियों के आसपास का माल खूब यहाँ आ रहा है कोटा में, और सर्दी में सब्जी कम खाते हैं लोग, तो ज़्यादा माल आता है तो उस हिसाब से बाजार ठंडा रहता है। तो फिलहाल देखिए कि आवक जो है वो बम्पर है, और इस वजह से सभी जो सब्जियों के जो दाम है वो कोई 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो से लेकर के 30-40 रुपये किलो तक आ गए हैं। और कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिनकी जेब पर सब्जियों के दाम भारी पड़ रहे थे, फिलहाल उनके लिए ये सब्जियों के दाम राहत लेकर के आए हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उपचुनाव की बात करते हैं। मतगणना जो है 23 नवंबर को होनी है। दौसा समेत राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना की अब तैयारी की जा रही है। इस बार दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के पीजी ब्लॉक को काउंटिंग स्थल बनाया गया है, और पीजी ब्लॉक के कमरा नंबर 13 में मतगणना होगी। मतगणना के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। दौसा के जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि ईवीएम की मतगणना के लिए कुल 18 राउंड्स होंगे। वहीं ईवीएम की मतगणना के लिए 14 टेबल और पोस्ट बैलेट की मतगणना के लिए 3 टेबल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा ईटीबीपीएस की गणना के लिए 4 टेबल निर्धारित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्ट बैलेट के मतों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे तक परिणाम आने की संभावना है। 23 तारीख को जैसा कि विदित है कि हमारी काउंटिंग होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। हमारे द्वारा 14 टेबल ईवीएम की काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा 3 टेबल हमारे पोस्टल बैलेट्स के काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। उसी के पास के कक्ष के अंदर ईटीपीबीएस की प्री काउंटिंग होगी, जिसके अंतर्गत 4 टेबल हमने लगाई है। काउंटिंग जो हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी पे लगेंगे उनका आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन कर दिया था, जिसमें उन कार्मिकों का चयन हो गया है जिनकी ड्यूटी उस दिन लगेगी। ऑल दो टेबल हमारा जो नेक्स्ट रैंडमाइजेशन होगा उसके अंतर्गत उनको बताया जाएगा। हाड़ौती के किसान खाद के साथ जबरन दिए जा रहे अटैचमेंट की समस्या से परेशान हैं। पहले ही खाद की किल्लत की दिक्कत झेल रहे किसानों की खाद के साथ जबरन थमाए जा रहे ये अटैचमेंट आर्थिक दिक्कतों को बढ़ा रहे हैं। किसान नेता मुकुट नागर किसानों की शिकायत पर भामाशाह कृषि उपज मंडी के सामने स्थित खाद की दुकान पर पहुंचे तो डीलर रामनाथ जगन्नाथ के जहां पर खाद के साथ किसानों को धड़ल्ले से अटैचमेंट थमाए जा रहे हैं। सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अब मामले में जांच शुरू कर दी गई है। हम यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर से खाद लेने के लिए आए हैं, तो 10 कट्टे लेने के लिए आए हैं, तो 5 कट्टे खरीदने में आएंगे, जबकि 5 कट्टे के पैसे में वो अटैच लग रहा है, तो हम खरीद नहीं पा रहे। मेरे पास बिल है, मैंने बिल लिए हैं किसानों के, बिल पे बेकायदा लिख रखा है 2 कट्टे पे 600 रुपये की एक बोतल, साथ में उस पर लिख रखी है और लिख कर दे रहे थे, बेकायदा दे रहे थे। मैंने अधिकारी भी बुलाए, डीओ बुलाया है और जो डायरेक्टर साहब को भी वहाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने डीओ और जो 2-4 अधिकारी उन्होंने भेजे हैं और वो कार्रवाई उन्होंने वहाँ पर की है। और हमने वहाँ पर किसानों से पूछा, 10 किसानों से पूछा, उन्होंने कहा ज़बरदस्ती 2 कट्टे के साथ हमें 600-700 रुपये का एक अन्य उत्पाद साथ में दे रहे हैं, तो ये गलत है, वो नहीं देना चाहिए था। प्रदेश में पीटीआई समेत शिक्षा विभाग से जुड़ी गई अन्य भर्तियों में फर्जीवाड़े से जुड़े प्रकरणों की जांच को लेकर एसओजी और शिक्षा विभाग की हाई लेवल की मीटिंग आज होगी। इस बैठक में शिक्षा विभाग और एसओजी के उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े को लेकर लिए जाने वाले एक्शन और आगामी कार्रवाई को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि एसओजी ने टीचर भर्ती के साथ ही पीटीआई भर्ती में भी फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने का सनसनीखेज खुलासा करते हुए गैंग और उसके सरगनाओं को पकड़ा था, जिसमें सामने आया कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दलालों के मार्फत फर्जी डिग्रियां हासिल की गई थी। इसी की मदद से अभ्यर्थियों ने पीटीआई और अन्य विभागों में नौकरी हासिल की। पीटीआई से शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य भर्तियों में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने के मामले में शिक्षा विभाग और एसओजी की हाई लेवल की मीटिंग आज आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग उसके अलावा एसओजी के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीटीआई भर्ती सहित अन्य भर्तियों में
फर्जी डिग्री लगाकर हासिल करने के मामले में एसओजी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उन सभी डिग्रियों की, उन सभी दस्तावेजों का पुनर्सत्यापन करवाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कहीं न कहीं पेच सामने आ रहा है और इसी पर आगामी कार्रवाई को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ में ये देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसे कौन से अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी, जिन पर कार्रवाई के लिए रूपरेखा और मंथन भी किया जाएगा। महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट पल्लवी के साथ।